आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। साल 2018 विदा हो गया और साल 2019 का शानदार इस्तकबाल किया गया है। साल 2019 के पहले ही दिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू देते हुए गुज़िश्ता साल के तकरीबन तमाम इश्यूज पर अपनी बात रखी। 3 तलाक और सबरीमाला से लेकर मुल्क के मौजूदा हालात पर बात की। इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। राम मंदिर पर पीएम ने साफ किया कि कानूनी कार्रवाई पूरी होने के बाद ही राम मंदिर पर ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है। 2019 आम चुनाव में अपोजिशन के इत्तेहाद पर पीएम ने कहा कि ये लोग सिर्फ मोदी को गाली देने के नाम पर एकजुट हो रहे हैं, जिनकी पॉलिसी कभी एक नहीं रही। उन्होंने यह भी कहा कि 2019 चुनाव जनता बनाम गठबंधन होने वाला है। मोदी तो आम लोगों के प्यार और आशीर्वाद की निशानी है। इसके अलावा रफाल, सर्जिकल स्ट्राइक, नोटबंदी और जीएसटी पर भी खुलकर पीएम ने अपनी बात रखी। इस इंटरव्यू का सबसे पहले कुछ हिस्सा सुन लीजिए, उसके बाद तफसील से इस पर हम बात करेंगे। एक इमोटिव इशू हो रहा है अयोध्या में राम टेम्पल का मसला। अब उसको लेकर जैसे आपने ट्रिपल तलाक में आप ऑर्डिनेंस ले आए, तो राम मंदिर को लेकर ऑर्डिनेंस लाना क्या इज इट अ प्रॉब्लम? नहीं ला सकते हैं? राम मंदिर अभी तक सिर्फ इमोटिव इशू ही क्यों बन के रह गया है? देखिए, ट्रिपल तलाक का ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद लाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पहले नहीं लाया गया है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के प्रकाश में लाया गया है। और इसलिए हमने, भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है कि संविधान की मर्यादाओं में हम इसका समाधान करेंगे। तो सिर्फ एक नेशनल कंसेंसस के द्वारा ही बन सकता है? मैं जो कहता हूं, कोर्ट के अंदर कांग्रेस के वकील जो अड़ंगे डालते हैं वो बंद हो। न्याय की प्रक्रिया को न्याय के तरीके से चलने दिया जाए, उसको राजनीति के तराजू से न तोला जाए और मामला न्यायपालिका में है उसको पूर्ण किया जाए। न्यायपालिका से आने के बाद सरकार की जिम्मेवारी जहां शुरू होती है, हम पूरी तरह प्रयास करने के लिए तैयार हैं। काउस को लेकर, गाय को लेकर जो लिंचिंग हो रही है, कांग्रेस पार्टी और बुद्धिजीवी और यहां तक कर कि अब नसीरुद्दीन शाह खुद कह रहे हैं कि मुसलमान जो है वो अपने आप को महफूज नहीं समझता हिंदुस्तान में। तो आपका स्लोगन था सबका साथ सबका विकास। तो अब आप बताइए कि ये इनसिक्योरिटी मुसलमानों में क्यों है और इसके लिए आप एक एम्पैथी क्यों नहीं आ रही बीजेपी के लीडर से? पहली बात है कि ऐसी कोई भी घटना सभ्य समाज को शोभा नहीं देती है। ऐसी घटनाओं के पक्ष में कभी भी आवाज उठनी नहीं चाहिए। ये गलत है, सरासर निंदनीय है। दूसरी बात है, क्या ये 2014 के बाद शुरू हुआ है? तो ये समाज के अंदर आई हुई एक कमी का भी परिणाम है। इस स्थिति को सुधारने के लिए हम सब ने मिलकर के प्रयास करना चाहिए। भारत के संविधान में जो भावनाओं को प्रकट किया गया है उसका भी आदर करना हम सबकी जिम्मेवारी है। देश के सभी नागरिकों की जिम्मेवारी हो। हम दूसरे की भावनाओं का आदर करें तो हमारी भावनाओं की भी रक्षा होती है। ये माहौल बनाने में सभी समझदार लोगों ने रोल करना चाहिए। भारत को गर्व करना चाहिए कि हम सदियों से मिलजुल करके जी रहे हैं। समाज में घटनाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन समाज का जो मुख्य फैब्रिक है वो क्या है उसको हमने समझना चाहिए। और कोई किसी को हर चुनाव के पहले असहिष्णुता लोगों को देखने लग जाती है, डर लगना लग जाता है, तो किसी का लोगों का एजेंडा होता है। दुनिया के अंदर जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, बहुत एक इस्लामिक कंट्रीज ने ट्रिपल तलाक पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसलिए ये संप्रदाय का, आस्था का मसला नहीं है। अगर वो होता तो दुनिया के सभी देशों में ट्रिपल तलाक चलता होता, लेकिन दुनिया, इवन पाकिस्तान में ट्रिपल तलाक पर रोक है, कानूनन रोक है। इसका मतलब हुआ कि ये जेंडर इक्वलिटी का मसला बनता है, सामाजिक न्याय का मसला बनता है, ये धार्मिक आस्था का नहीं बनता है। तो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अपने इंटरव्यू में 2018 के जो बड़े वाकयात थे या
उनकी इक़्तिदार के 4.5 साल या 4.5 सालों में जो बड़े वाकयात हुए उन पर खुलकर उन्होंने जवाब दिए हैं। उनके पूरे इंटरव्यू पर हम तफसील से बात करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। मेरे साथ अजीज खान साहब जो कि समाजवादी पार्टी के स्पोक्सपर्सन हैं, लखनऊ से जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर सतीश कुमार जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी के स्पोक्सपर्सन नवीन कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कुछ देर में कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन भी हमारे साथ जुड़ जाएंगी। अपने तमाम मेहमानों का हम बहुत इस्तकबाल करते हैं प्राइम डिबेट में। सबसे पहले प्रोफेसर सतीश कुमार जी, आपसे ही हम शुरुआत करना चाहेंगे। आज आपने वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू सुना। इस इंटरव्यू के अगर बहुत मुख्तसर में हम आपसे जानना चाहें कि इस इंटरव्यू को कैसे आप देखते हैं? अबू साहब, पहले नए वर्ष के सभी दोस्तों को शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री का ये इंटरव्यू, मतलब ये तीन राज्यों के चुनाव के बाद जो सरगर्मी उठी, उसके आईने में अगर देखा जाए तो बहुत ही बेबाक, दो टूक और स्पष्टवादिता के साथ कही गई बातें हैं, जिसमें उन्होंने न केवल लिंचिंग पर, राम जन्मभूमि पर, बल्कि इन तमाम उन मुद्दों पर जो अत्यंत संवेदनशील हैं उन पर उन्होंने अपनी राय रखी और यह स्पष्ट कहा कि भारतीय जनता पार्टी या यह सरकार संवैधानिक मान्यताओं के साथ चलने वाली पार्टी है। हमारी सरकार ऐसा कोई भी काम नहीं करेगी जो विपक्ष के अन्य दलों के द्वारा ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाओं को तोड़कर एक नया रास्ता बनाने की बात कही जा रही हो। तो ये अपने आप में ये इंटरव्यू महत्वपूर्ण है 2019 के चुनाव को के नजरिए में भी और एक धर्मनिरपेक्ष देश के आईने में भी ये इंटरव्यू काफी मायने रखता है। सुरक्षा से लेकर उन तमाम महत्वपूर्ण मुद्दे जो पिछले 2 सालों में सरगर्मियां बटोरते रहे हैं, उन पर प्रधानमंत्री के दो टूक जवाब, स्पष्टवादिता देश को उन मुद्दों को समझने में और समझाने में मदद पहुंचाएगी। ठीक है, और इस वक्त मेरे साथ कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन पल्लवी शर्मा भी जुड़ गई हैं। पल्लवी, आपका भी बहुत वेलकम, इस्तकबाल करते हैं न्यूज 18 उर्दू में। आज पीएम मोदी ने खुलकर जवाब दिया और अभी जैसा कि सतीश कुमार जी बता रहे थे कि भाई बेबाक इंटरव्यू था पीएम मोदी का। कांग्रेस इस इंटरव्यू को कैसे देखती है? पल्लवी शर्मा जी, देखिए, पहले तो मुझे लगता है इसको इंटरव्यू कहना सही नहीं होगा। ये एक मोनोलॉग था, एक स्पीच चल रहा था जो बैठ के प्रधानमंत्री जी ने दिया। कोई फॉलो अप क्वेश्चन नहीं था इस इंटरव्यू में। आप देख लीजिए, लिंचिंग पर सवाल उठा, जी आपका लिंचिंग के बारे में क्या कहना है, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम लिंचिंग को कंडेम करते हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा हो रहा है, ये वो। साथ ही में उन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं है कि 2014 से ही शुरू हुआ, पहले भी होता था। इस पे फॉलो अप क्वेश्चन क्या प्रधानमंत्री से ये नहीं बनता था कि आप ये तो बताइए कि जब लिंचिंग के जो एक्यूज्ड हैं, आपके नेता जब उनको हार पहनाते हैं तो आपका इस बारे में क्या कहना है? कोई फॉलो अप क्वेश्चन नहीं। फिर आप देख लीजिए, इसमें जो दूसरा मुद्दा था जो उनसे पूछा गया था सर्जिकल स्ट्राइक का, तो प्रधानमंत्री सीधा सवाल था कि भाई सर्जिकल स्ट्राइक का ऑब्जेक्टिव क्या था, किस ऑब्जेक्टिव के साथ आपने सर्जिकल स्ट्राइक कराई? प्रधानमंत्री जी के पास इसका भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं था। वो सिर्फ कहते रहे नहीं ये तो पाकिस्तान के, हम ये नहीं सोच सकते कि पाकिस्तान एक ही दिन में सुधर जाएगा, क्या होगा। तो मुझे तो इस इंटरव्यू में कोई बेबाकियत नजर नहीं आई। हाँ, ये जरूर था कि प्रधानमंत्री जी ने अपना प्रचार बहुत अच्छे से किया और उनकी पीआर टीम जो कि मशहूर है प्रचार करने में, वो हजारों करोड़ खर्च कर देते हैं प्रधानमंत्री जी के एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग के लिए, उन्होंने बहुत अच्छा जरूर काम किया। उनको तो जरूर क्रेडिट मिलना चाहिए कि उन्होंने देश की जनता को, दर्शकों को यह दिखाने की कोशिश की कि ये ऐसे ऐसे सवाल प्रधानमंत्री जी से पूछे जा रहे हैं और वो हर सवाल का जवाब दे रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। वो इस सवाल तक का जवाब नहीं दे पाए। आप बताइए कि 2019 में वो कहां से कंटेस्ट करेंगे? इस सवाल का जो स्पष्टता से जवाब नहीं दे पाए, मुझे लगता है इनमें उनका फेलियर। ठीक है पल्लवी, मुझे लग रहा है कि आपकी बात पूरी हो गई और इस बीच मुमताज आलम रिजवी साहब जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुमताज जी, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। नवीन जी, पल्लवी शर्मा का जवाब हम आपसे लें उससे पहले मुमताज आलम रिजवी साहब, आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जो इंटरव्यू दिया है, 90 मिनट से ज्यादा बातचीत की है वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने, कैसे इस इंटरव्यू को आप देखते हैं?
देखिए, इंटरव्यू उन्होंने दिया, कम से कम उन्होंने एक गुफ्तगू का आगाज किया है नए साल पे, तो मैं उनकी गुफ्तगू का इस्तकबाल करूंगा। जाहिर है उनसे जीएसटी का भी सवाल हुआ और उनसे नोटबंदी का भी सवाल हुआ, उनसे राफेल का भी सवाल हुआ और कई इस किस्म के जो भी सवालात थे, अजीम इत्तेहाद को लेकर के उनसे सवालात किए गए। जो भी सवाल बनते हैं तो एक कम से कम गुफ्तगू का आगाज हुआ, कुछ सवाल तो उनके सामने उठे और उनका उन्होंने जवाब दिया। ये बहस हो सकती है कि क्या चीज रह गई, क्या उन्होंने जवाब नहीं दिया, जैसा कि पल्लवी जी कह रही थी, ये हो सकता है। लेकिन मैं कम से कम ये जरूर कहूंगा कि एक उन्होंने जवाब दिया। अच्छा, जहां तक लिंचिंग की बात है, जैसे उन्होंने कहा कि लिंचिंग पर, ये बिल्कुल सही बात है और ये जो जवाब है वजीर आजम का, ये पहला नहीं है, इससे पहले भी वो लिंचिंग को कंडेम करते रहे हैं। लेकिन सवाल ये नहीं था, सवाल ये है कि जब आप इख्तिदार में हैं तो मजम्मत तो सभी करते हैं, आपने कार्रवाई क्या की है उस पर जरूर बात होनी चाहिए। दूसरी चीज ये कि आपने कंटेस्ट की वजह से बात की कि आप क्या गंगा जी ने आपको दोबारा बुलाया है कि नहीं बुलाया है, तो उस पर भी खैर वो उनकी पॉलिसी है, कहां से वो लड़ेंगे कहां से नहीं लड़ेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के मैं ये जरूर कहूंगा अबू हुरैरा साहब की नए साल पे उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, एक बात उन्होंने कही, कम से कम जवाब दिया है, ये अच्छी बात है। लेकिन बहुत अच्छी बात तब होगी कि जब वो किसी एजेंसी के थ्रू नहीं बल्कि डायरेक्ट मीडिया से बात करेंगे, जैसा कि राहुल गांधी जो इस वक्त उन पे हमले भी करते हैं, सवाल भी उठाते हैं। और राहुल गांधी पिछले 2 महीने मैंने देखा कि पहले ऐसे कांग्रेस के सदर होंगे। मैं पिछले 2006 से कांग्रेस कवर करता हूं, बीजेपी भी कवर करता रहा हूं, लेकिन 2006 में मैं पहली बार एक ऐसे कांग्रेस के सदर को देखा है और जो मैंने तारीख पढ़ी कि इतने ज्यादा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आकर के एआईसीसी में। तो और वो ये कहते हैं कि मैं तो लोगों के बीच में आकर के बात करता हूं, वजीर आजम बात क्यों नहीं करते। तो ये जरूर कम से कम नए साल पर वजीर आजम ने वो एक शुरुआत कर दी है। मुमताज जी, अजीज खान साहब आपका मैं रिएक्शन ले लेता हूं कि आप बचे, उसके बाद नवीन कुमार के पास फाइनल जाएंगे। जी, एक बात कि मैं जरूर उम्मीद करूंगा कि आने वाले दिनों में, अब जबकि इलेक्शन भी है, वो बंधे टके इंटरव्यू नहीं देंगे बल्कि वो खुल करके मीडिया के सामने आएंगे और मीडिया का जवाब देंगे। मैं ये उम्मीद करता हूं। ठीक है, अजीज खान साहब इस पर आपका भी रिएक्शन ले लेते हैं बहुत मुख्तसर में। कैसे इस इंटरव्यू को समाजवादी पार्टी देखती है? देखिए अबू हुरैरा जी, और जिस तरीके से मीडिया में आप बड़ा हाइप था और ये लग रहा था साहब कि अभी इंटरव्यू आने वाला है और हम लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और मैं तो एक चैनल पे भी बैठा था एनालाइज करने के लिए और मुझे भी बड़ी उत्सुकता थी कि कुछ नया सुनने को मिलेगा। लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि सारे जो क्वेश्चन थे वो सब बनावटी थे और ऑलरेडी प्री प्लान्ड थे, एक बात। दूसरी बात, मैं उम्मीद ये करता था कि जो पत्रकार महोदया है कम से कम क्रॉस क्वेश्चन करेंगी और बहुत सारे ऐसे सवाल देश के सामने हैं कि लोग पूछना चाहते, देश जानना चाहता है। साहब किसानों की आत्महत्या हो गई, 67,000 किसान मर गया, उसके बारे में साहब कुछ बताइए। 2 करोड़ नौकरी के बारे में बताइए, 15 लाख जो अकाउंट में जाएगा उसके बारे में बताइए। साहब जो आलू और प्याज सड़कों पर फेंका जा रहा है उसके बारे में प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछने लायक था। सवाल इस बात का, इस तरीके का कोई सवाल नहीं था। हकीकत यह है कि मुझे अफसोस इस बात का है कि पहली बात तो जो क्वेश्चन पूछे गए वो ऑलरेडी प्लान थे, एक बात। दूसरी बात हुरैरा जी, मैं आपको बताऊं कि 55 महीना हो गया, अभी तक माननीय मोदी जी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में डायरेक्ट सवाल देने से बचे रहे नहीं। लेकिन अजीज खान साहब ठीक है सवालों से बचते रहे। नहीं ठीक है, लेकिन कम से कम वजीर आजम सामने आए और उन्होंने अपनी बात रखी है। जो चीजें थी तमाम इश्यूज पर उन्होंने अपनी बात कम से कम रखी है। सर बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुद यही बात कहता हूं। सर मैं वही कह रहा था। हुरैरा जी, हुरैरा जी मुझे मौका दे दे, मुझे अपनी बात रखने दे प्लीज। नवीन आते हैं आपके पास। सच्चाई है कि देखिए देश सुनना चाह रहा है, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, बहुत उम्मीदें रही आपसे। मॉब लिंचिंग के बारे में भी जिक्र हो रहा था, साहब वो कंडेम कर रहे, निंदा कर रहे, साहब आपने कार्रवाई क्या किया? आज जिस तरीके से भीड़ तंत्र लोकतंत्र पर हावी है, लोगों को मार दिया जा रहा है, भीड़ निकलती है और मार देती है लोगों को, पुलिस वाला मारा जा रहा है, एक आम आदमी मारा जा रहा है, अल्पसंख्यक मारा जा रहा है, दलित मारा जा रहा है। साहब ये कंडेम करने से काम चलेगा? अब बार बार प्रधानमंत्री जी इसी तरीके का कंडेम करते हैं और उसके बावजूद भी कार्रवाई रुकी नहीं।
क्या वजह? हकीकत यह है कि आज पूरी तरह से जो मैं सबका जवाब नवीन से ले लेता हूं। नवीन कुमार जी, जो कर्मचारी है उन पर इसका पूरी तरह से इनका कंट्रोल पूरी तरह से खत्म हो गया। जी सर। ठीक है नवीन कुमार जी, कांग्रेस कह रही कि भाई इंटरव्यू के जरिए एक तरह से पीएम ने अपना प्रचार किया है और समाजवादी पार्टी भी इसे एक तरह से प्रचार की तरह ही देख रही है। क्या कुछ कहेगी बीजेपी? मैं पहली बात तो अब्बू भाई कि आपके सभी दर्शकों को मैं वर्ष 2019 की शुरुआत होने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वर्ष 2019 में भारत शक्तिशाली समृद्ध बने, विश्व गुरु की तरफ 2 कदम और बढ़ाए। जिस प्रकार से गरीबों के लिए, मिडिल क्लास के लिए, किसानों के लिए सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं, जवानों के लिए उठाए हैं वन रैंक वन पेंशन से। मैं समझता हूं कि वो आगे बढ़े और देश एक समृद्ध शक्तिशाली देश बने, विश्व पर राज करे, विश्व गुरु बने। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं अपने पैनलिस्टों को भी। दूसरी बात, अब बात शुरू करते हैं। आपने कहा कांग्रेस, सपा, बसपा के लोगों ने किस प्रकार की बातें कही। मैं उनको बुरा नहीं मानता हूं, क्योंकि उनको यही कहना है। हम कुछ भी कहेंगे उनको यही कहना है। पिछले 4.5 वर्षों में विपक्ष के दलों ने सवाल उठाना, हमले करना, इसके अलावा कुछ किया है क्या? कभी कोई समाधान बताया है क्या? विपक्ष में रहते रहते कभी किसी प्रकार की कोई सार्थक चर्चा की है क्या? क्या कभी किसानों की चर्चा के लिए कभी कोई बिल या प्रस्ताव, एडजॉर्नमेंट मोशन कभी कांग्रेस या उसके साथी कभी लेकर के आए हैं क्या? नहीं लेकर के आए हैं। मैं आपको बताता हूं कि हमने किसानों के लिए, आपने कहा क्या क्या किसान मर रहा है। सच में इस देश के किसान को कर्ज की बोझ के नीचे दबा दबा करके जो मारा गया, कर्ज ना लेना पड़े उसकी व्यवस्था सरकार ने की। कांग्रेस ने तो, मैं कांग्रेस की बात करना ही नहीं चाहता, छोड़ दीजिए उसने क्या किया, क्योंकि सब जानते हैं अगर वो कर्ज माफ की होती तो किसान कर्ज में नहीं होता। हमने क्या किया हम बताते हैं। हमने जवानों के लिए क्या, तो वन रैंक वन पेंशन दी। आज जवानों को 5वीं किस्त भी जा रही है। हमने किसानों को स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट जो नहीं लागू की थी वो लागू करी। उसके अंदर एक A2 और C2 का एक मसले को छोड़ करके बाकी सारे के सारे पूरे किए। आज किसान की रिकॉर्ड पैदावार हुई है 2018 में, वो भी तब जबकि बारिश और बाढ़ के अंदर इस देश के अंदर बहुत सारी तबाही झेलनी पड़ी है, फिर भी रिकॉर्ड पैदावार हुई है, क्योंकि उसको समय पर खाद देना, समय पर बीज देना, नीम कोटेड यूरिया देना। बेशक मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर इस समय यूरिया की सप्लाई के अंदर जिस प्रकार से घोटाला किया जा रहा है, किसानों पर लाठी भांजी जा रही है, मैं उसकी बात नहीं करना चाहता हूं। देश की जनता के सामने जहां जहां सरकारें हैं वहां उतनी यूरिया जा रही है और किसानों को प्रॉपर मिल रही है। मैं ये भी नहीं कहना चाहता किसान ने कर्जे माफ करने के लिए 10 सेकंड के अंदर सरकार में आते ही कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, राजस्थान में एक आदेश जारी किया और कहा कि किसानों के कर्जे माफ किए। किसान फिर भी आत्महत्या कर रहा है, क्योंकि उस कर्जे के अंदर बाद में लिख दिया गया कि 2018 के बाद 2019 जब आएगा मार्च, उससे पहले के जब उसके बाद कर्ज माफ किए जाएंगे। अरे भैया, तब तक तो किसान की अभी फसल बिकने वाली है, उसका पैसा आएगा सीधा बैंक में जाएगा और बैंक EMI काट लेगा, तो उसके बाद बचेगा क्या? उसको बैंक दोबारा लोन भी नहीं देगा, नवीन जी, अगर आज के इंटरव्यू की हम बात करें और इसके मौत पर राजनीति नहीं, नवीन कुमार जी आज के इंटरव्यू की हम बात करें, मैं उसकी उसी की बात करूं। नोट दीजिए, अभी मुमताज साहब ने कहा था, मेरे पत्रकार नहीं, मेरे पत्रकार साथी का भी एक जवाब देना, वो छोटा सा जवाब देता हूं। उन्होंने कहा वजीर आजम ने पत्रकारों से बात करी। मेरा एक कहना है कि आज नहीं, आज से पहले भी कई बार की है। और जब आप राहुल गांधी जी की तुलना करते हैं कि मोदी जी का परिचय, राहुल गांधी जी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप तुलना कर लीजिए किसने कितनी बार प्रेस के सामने बात करी है। आप तुलना कर लीजिए कितनी बार सवालों को बीच में छोड़ करके कौन भागा है, राहुल गांधी जी भागे, अमित शाह जी भागे। आप तुलना कर लीजिए कि अब हर बार कहीं भी किसी भी पत्रकार ने कोई सवाल जवाब पूछा हो, अमित शाह जी ने दिया है, नहीं दिया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कितनी बार कहा, मनमोहन सिंह जी ने कितनी, जब रूलिंग पार्टी होती है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो रूल करता है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, जिम्मेदारी होती है उसमें जो रूलिंग पार्टी के प्रेसिडेंट की, PC के कोई बहुत ज्यादा वही करा हमारे पार्टी। देखिए ये चीज नवीन जी, आप इतने सीनियर आदमी हैं, आप भाई यही तो कांग्रेस ने भी किया। आप मुमताज जी, मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। देखिए मैंने वेलकम किया। आप मुझे बताइए मनमोहन सिंह जी ने पीएम ने नए साल पे पहले, आप मुझे 2-3-4, नहीं, मैं तो आपकी बात का समर्थन कर रहा हूं, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं मुमताज भाई। अबू हुरैरा जी, मैं तो आपको धन्यवाद, साधुवाद दे रहा हूं। ठीक है नवीन, पल्लवी शर्मा कुछ रिएक्शन देना चाह रही है। नवीन, आपकी बात पूरी हो गई, नवीन आपको क्या मौका दिया जाएगा? जी पल्लवी शर्मा, कॉन्फ्रेंस की है जी। देखिए, हवाई जहाज में जो 4 पत्रकार करते हैं, इनके पास तथ्य होते ही नहीं है, और जो तथ्य होते हैं
वो तोड़ मोड़ के देखिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, पूरी संवेदनशीलता बनाए रखिए। शुरू में तो आप बहुत बधाइयां दे रहे थे सबको, वो संवेदनशीलता बनाए रखिए। देखिए, इनके यही सबसे बड़ी कमजोरी है बीजेपी की कि इनके पास तथ्य नहीं होते, और अगर कोई और तथ्य पेश करता है तो इनको उस तथ्य में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, और अपने तथ्य तोड़ मरोड़ के बीजेपी के अपनी ही उसमें ये मैन्युफैक्चर करके सामने ले आते हैं। मनमोहन सिंह जी ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। अबू हुरैरा जी, आप भी एक जर्नलिस्ट हैं, आप बेहतर जानते होंगे, हर फॉरेन विजिट के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, फॉरेन विजिट के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, साल में कम से कम 3 या 4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे। प्रधानमंत्री मोदी जी तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे, गिनीज बुक में यकीनन उनका नाम आएगा। इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 4.5 साल में अपने, और 5 साल में खत्म हो जाएंगे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करेंगे वो। मैंने वो बताया, आप कांग्रेस की प्रवक्ता नहीं थे पल्लवी जी, तब आपको जानकारी नहीं है कि मनमोहन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, या फिर जो है आपने केवल उन्होंने हवाई जहाज में बयान दिया। दूसरी बात, उनके ही ऑफिस के यही कह एडवाइजर्स बोल रहे हैं कि डीमोनेटाइजेशन कितना बुरा डिसीजन था। मैं कह रहा हूं आपको ऐसे ही कहना चाहिए, मानने को तैयार नहीं है। ठीक है। देखिए, नवीन कुमार और पल्लवी शर्मा वो है, सिर्फ मेरा करते रहते हैं। डिमोनेटाइजेशन आप सकारात्मक आपने, मैं देखूंगा, देखना देखेंगे, इसी के डिसीजन निकाल दी प्रधानमंत्री जी। आज भी कह रहे हैं नहीं, डिमोनेटाइजेशन तो बहुत अच्छा आपने, आपके वित्त मंत्री, से अधिक लोग देश के सारे आधे से ज्यादा लोग, आप झूठ की फैक्ट्री की तरफ मत बोलिए भाई, थोड़े से कमाल कर रहे हैं। अब मध्य प्रदेश, राजस्थान में आप किसानों की हत्या कर रही हैं, सब जानते हैं कि भारतीय जुमला पार्टी कौन सी है, सब जानते हैं भारतीय जुमला पार्टी कौन सी है, सब जानते हैं। नितिन गडकरी जी ने अपने इंटरव्यू में क्या कहा था कि हमने तो ऐसे झूठ बोलते बोलते हम तो आगे पावर में। अब तो हम हंसते हैं जब कोई पूछता है कि आपके वादों का क्या हुआ। आप तो रहने दीजिए, जुमले के लिए कौन सी पार्टी मशहूर है सब जानते हैं। नहीं, ठीक है। देखिए, अब इंटरव्यू की उस बहस में हम नहीं जाएंगे। नवीन जी और पल्लवी जी, वो बात अलग है कि भाई किसने कितने इंटरव्यू दिए, किसने कितने बयान दिए हैं। प्रोफेसर सतीश कुमार जी, पीएम मोदी ने अपने इंटरव्यू में कहा कि राम मंदिर इश्यू पर ऑर्डिनेंस जब तक कानूनी कार्रवाई चल रही, जब तक ऑर्डिनेंस नहीं लाएंगे, ऑर्डिनेंस अगर आएगा तो कानूनी कार्रवाई के बाद ही ला सकते हैं और संविधान के अंदर ही इस मसले को हल किया जाएगा। इस बयान को कैसे देखें प्रोफेसर सतीश कुमार जी? स्पष्ट है। अब अबू भाई, बहुत ही स्पष्टवादिता के साथ प्रधानमंत्री के द्वारा, जो बहुत पहले दिन से, कभी भी इस बयान में आप परिवर्तन नहीं पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीति रही है, भले कांग्रेस पार्टी या विपक्षी पार्टी जो भी कह लें, लेकिन उन्होंने संविधान के दायरे को तोड़ने की बात कभी कही नहीं। उन्होंने कहा कि ये मसला बहुत ही संवेदनशील है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि आम लोगों के भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। इन तमाम चीजों के बावजूद लेकिन सतीश कुमार जी, बीजेपी के ही मुख्तलिफ लीडर राम मंदिर पर जब तक बयानात देते रहते हैं। हम प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के बयान की बात कर रहे हैं। देश के उस पार्टी के भीतर कुछ नेता अलग बातें बोल रहे हो, लेकिन जो उस पार्टी की नीति रही है, ऑफिशियल नीति रही है, प्रधानमंत्री के बयान रहे हैं, वो संवैधानिक व्यवस्थाओं से अलग कभी रहा ही नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी की तरह 3 तलाक वाले मसले पर भी देख लें, साबानो केस पर क्या हुआ था, सारे संवैधानिक तंत्रों को तोड़ दिया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा। और भारतीय जनता पार्टी के इस आलोक में दोनों की तुलना करेंगे तो आपको अंतर साफ नजर आएगा कि कौन पार्टी संविधान की धारा के साथ चलना चाहती है। पल्लवी शर्मा, मैं आपके पास आता हूं। मुमताज आलम रिजवी साहब, पीएम मोदी का यह बयान कि भाई ऑर्डिनेंस हम लाएंगे जब यह कानूनी जो प्रक्रिया है, जो कार्रवाई है पूरी हो जाएगी, उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो हम ऑर्डिनेंस लेकर आएंगे। इस बयान को कैसे देखें? क्या वाकई में राम मंदिर के इश्यू पर बीजेपी ने फुल स्टॉप लगा दिया कि जब तक कानूनी कार्रवाई चलती रहेगी उस पर अब कोई बात नहीं होगी? देखिए, इनको भी ये मालूम है कि ऑर्डिनेंस भी ला करके इस पर कार्रवाई शुरू नहीं हो सकती। ये इतना आसान नहीं है। ये एक तरीके से हम ये कह लें कि ये बचने की कोशिश है, नंबर 1। नंबर 2 कि मैं इस पर बात करना चाहता हूं कि जिस तरीके से वो बार बार पीएम ये कह रहे थे अपने इंटरव्यू में कि कांग्रेस के वकील, भाई कांग्रेस का वकील कोई है ही नहीं, कांग्रेस वहां पार्टी है ही नहीं।
और जहां तक कपिल सिब्बल का मामला है तो कपिल सिब्बल को विड्रॉल कर लिया गया बहुत पहले, नंबर 1। नंबर 2 ये कि वो प्रोफेशनल वकील हैं, वो कांग्रेस के नुमाइंदे की हैसियत से वहां नहीं गए बल्कि एक लॉयर की हैसियत से गए हैं। और बहुत जमाने से वो एक जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जमीयत उलमाए हिंद है और सुन्नी पर्सनल लॉ बोर्ड है, ये जो मुस्लिम पक्ष जिसको हम कहते हैं, मुस्लिम फरीकैन जो है, उनकी जानिब से वो पैरवी करते हैं। तो लेकिन पीएम ने एक बार भी किसी का नाम ना लेकर के बार बार कांग्रेस के जो वकील है, कांग्रेस रुकावट बन रही है, कांग्रेस कैसे रुकावट बन रही है जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये कहा कि हम जनवरी के पहले हफ्ते में, अब 4 तारीख से सुनवाई होने जा रही है और हम बेंच बनाएंगे। तो ये कहना, देखिए यही चीज है ना। फिर दूसरी चीज ये कि आरएसएस खुद ये बात, उनके जो चीफ है कह रहे हैं कि आप ऑर्डिनेंस लाइए। ये प्रेशर किसका है? मैं अभी रामलीला मैदान में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो किसकी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसका क्या मतलब है? उस पर मैंने एक बात जरूर कही थी कि आपकी हुकूमत है, आपके कहने से हुकूमत चल रही है, आपको रामलीला में आने की क्या जरूरत थी? आप वजीर आजम को बुलाते और कहते ऑर्डिनेंस लाइए, लेकिन उनको पता है कि ऑर्डिनेंस आ नहीं सकता क्योंकि मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जेर अदालत है। ठीक है, तो जेर समात, इसलिए चलिए पब्लिक को ये दिखाइए कि हम तो कोशिश कर रहे हैं जी कांग्रेस। ठीक है पल्लवी शर्मा कुछ रिएक्शन दीजिए, नवीन उसके बाद आते हैं। नवीन उसके बाद आते हैं। अजीज खान आपके पास भी आएंगे। जी पल्लवी जी बहुत मुख्तसर में जवाब दीजिए, मुझे ब्रेक पर भी जाना है। नवीन जी का भी रिएक्शन लेना है फिर। जी पल्लवी जी। जी बस 10 सेकेंड अबू हुरैरा जी, 10 सेकेंड। अबू हुरैरा जी, देखिए पूरे देश की जनता की आज आंखें खुल गई। बीजेपी से जब भी राम मंदिर पर सवाल पूछा जाता था, बीजेपी का जवाब क्या होता था? भाई राम मंदिर के रास्ते में सबसे बड़ी अड़चन कांग्रेस पार्टी है। हालांकि हम तो बोलते रहे भाई लोकसभा में इनकी मेजॉरिटी है, ये चाहे तो ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, बाकी मुद्दों पर ये ऑर्डिनेंस नहीं लाए क्या? जलीकट्टू पे ये सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के अगेंस्ट जाके ऑर्डिनेंस लाए, तो राम मंदिर पे ऑर्डिनेंस क्यों नहीं लाए? आज प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता की आंखें खोल दी और बता दिया कि भाई जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता हम इस पे कुछ नहीं करेंगे। असलियत यही थी कि बीजेपी ऑर्डिनेंस लाना चाहती है। क्या यही सच्चाई है? आखिर अब पीछे क्यों हट रही है बीजेपी? मेरा ये कहना है, कांग्रेस पहली मैं आपको बता देता हूं, इन्होंने अभी कहा जलीकट्टू पे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन के बाद दिया, या फिर सुप्रीम कोर्ट का हम भी कह रहे हैं डिसीजन आने दीजिए, फैसला वही होगा कि भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में ही बनेगा और कहीं बन नहीं सकता, ये तय मानिए। दूसरी बात जो आपने कहा कांग्रेस के वकील, कपिल सिब्बल कौन है? कपिल सिब्बल देश के कानून मंत्री है, कांग्रेस के सबसे बड़े दिग्गज नेता है। क्या वो देश के लिए कांग्रेस के लिए वोट मांगने जाते हैं? उनको मालूम नहीं क्या करने, वो कह रहे थे 2019 से पहले सुनवाई नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 2014 की भाजपा के मैनिफेस्टो में आपने क्यों कहा? अब आप सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने क्यों कहा कि भाजपा के मैनिफेस्टो में से पहले नहीं होना चाहिए? और कोई पार्टी नहीं बना सकती। क्यों जाकर के चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग लेकर के आए? इससे पहले लेकर गए आप देश की जनता को धमका रहे, ब्यूरोक्रेसी को धमका रहे, जजों को धमका रहे और यहाँ पर पत्रकारों को धमका रहे। यही करेंगे आप? कसम से आप, कोई शर्म नहीं है आपको? आप देश की जनता को धमकाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय के जजों को धमकाएंगे और ऊपर से कहेंगे ये बंद करके बैठेंगे। आपने देश की जनता को बेवकूफ बनाया, आपने देश की जनता की आस्था के साथ खिलवाड़ किया। भारतीय जनता पार्टी ने देश की आस्था के साथ खिलवाड़ किया। राम मंदिर के मुद्दे पर आज प्रधानमंत्री के बयान से ये स्पष्ट हो चुका है आपकी कभी नियत नहीं थी राम मंदिर को लेकर। आपको समझ में आया? ठीक है पल्लवी शर्मा, नवीन कुमार, मुझे ब्रेक पर जाना है। मंदिर के विरोध करती हैं आप। ठीक है नवीन कुमार, नवीन जी, पल्लवी जी, मुझे ब्रेक पर जाना। ब्रेक के बाद इसी इशू पर लौट कर आते हैं कि क्या 5 राज्यों में जो बीजेपी को शिकस्त हुई है, चुनाव के जो नतीजे आए, क्या उसका ये खौफ और डर है कि अब राम मंदिर के इशू पर पीएम को इस तरह का बयान देना पड़ा? तो साल 2019 के पहले दिन ही वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में तमाम इश्यूज पर खुलकर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बोले। इसी इंटरव्यू पर अब हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीज खान साहब, आज इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने महागठबंधन पर भी एक तरह से निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस महागठबंधन का कोई एजेंडा नहीं है, बल्कि यह गठबंधन एक तरह से मौका परस्ती का गठबंधन। हालांकि समाजवादी पार्टी का भी रुख साफ नहीं है इस गठबंधन को लेकर, लेकिन जो बयान पीएम मोदी ने दिया है गठबंधन को लेकर, उस पर क्या कुछ कहना है आपका?
देखिए अबू भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि इतने बड़े पद पर बैठे हैं माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री है देश के। वो मैंने लैंग्वेज सुना है, हो सकता है वो लैंग्वेज का इस्तेमाल आप नहीं कर पा रहे हैं। वो कह रहे थे साहब ये महागठबंधन जो भ्रष्टाचारियों का एक गठबंधन है, अड्डा है। सच्चाई ये है कि अभी ये तो भविष्य का गठबंधन है, आज तो मौके का जो गठबंधन है उसमें चर्चा होना चाहिए कि आपके गठबंधन से लोग उतर उतर कर आपकी डूबती हुई नाव को छोड़कर लोग भाग रहे हैं। इस पर आप चर्चा नहीं कर रहे हैं, आप चर्चा कर रहे हैं भविष्य के गठबंधन पर। भविष्य में गठबंधन में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, क्या परिस्थितियां बनेंगी, वो बात का इशू है। लेकिन आज जो गठबंधन आपका रहा 47 पार्टियों का, वो सारे लोग भाग रहे हैं। वो आप कहीं ना कहीं आप उन लोगों का कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, क्योंकि आपने देश को ठगा है, जो देश को धोखा दिया है, नौजवानों को गुमराह किया है, ख्वाब दिखाया है, और जिसको देख करके कहीं ना कहीं हालात पैदा हो रही हैं। दूसरी बात मैं बताऊं, अपने साथियों तक का आपने सम्मान नहीं किया। जो भी आपका साथी है वो सारे लोगों को आपने कहीं ना कहीं जैसे देश को गुमराह किया, ऐसे साथियों को गुमराह किया, उनको कोई उनके सपने से खिलवाड़ किया है। हकीकत यह है, मैं हुरैरा भाई बताऊं कि इतने बड़े नेता और वो विपक्षियों पर जिस तरीके से प्रहार करते हैं, विपक्षियों का सम्मान नहीं करते। अभी रायबरेली में दौरा था, विपक्षियों को झूठा, मक्कार, फरेब, पता नहीं क्या क्या कह डाला। हकीकत यह है कि ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में संविधान पर बैठा हुआ इतना बड़ा शख्स, उसकी जिम्मेदारी है कि अपने साथियों को लेकर चले। नवीन जी ने भी कहा कि साहब विपक्ष ने अभी तक क्या किया, कौन सा प्रस्ताव किसानों के लिए लाए या लोगों के लिए लाए, और हम लोगों ने मदद नहीं की। जब आप विपक्षियों को पूरी तरह से सम्मान ही नहीं करते हो, उनकी बात ही नहीं सुनते हो, आपने नोटबंदी का इतना बड़ा फैसला लिया बगैर किसी तैयारी के, जीएसटी का इतना बड़ा फैसला बगैर किसी तैयारी के, 3.5 लाख करोड़ रुपया इस देश का नुकसान हुआ, 8 करोड़ नौकरियां मजदूर सेक्टर की खत्म हो गई, तमाम छोटे मोटे धंधे बंद हो गए। ठीक है नवीन कुमार, जो बात अजीज खान कह रहे हैं कि भाई, और उसको विदेश में नवीन कुमार जो बात अजीज खान कह रहे हैं कि जो इनके मित्रगण थे अपने गठबंधन पर नजर नहीं है और जो महागठबंधन बन रहा उसके बारे में सोच रहे हैं पीएम मोदी। मैं क्या ना, देखिए अभी तक जो महागठबंधन है, बेशक उसका कोई नेता तय ना हो, सही, बेशक उस गठबंधन में कौन कौन दल है ये भी ना पता हो, कौन उसका नेतृत्व करेगा ये भी ना पता हो, फिर भी उनके लोग अपनी डपली बजाएंगे। लेकिन फिर भी पीएम मोदी को उसकी फिक्र लगी हुई है, उसकी फिक्र सता रही है ना। हमारे कर दे कि मैं नहीं, अरे साहब नहीं, सवाल का जवाब दिया था आपने, माननीय मोदी जी डरे हुए हैं, आज उसका जवाब दिया नहीं था। बता अरे सुनिए, अरे साहब यहाँ तो मत डराओ साहब, अरे समाजवादी पार्टी के मेरे नेता भैया, अब यहाँ तो सुन लो मेरी बात। अरे अपने से अपने सवालों का जवाब तो ले लो, अरे अपने सवालों का जवाब ले लो। डॉक्टर साहब क्यों इतने भयभीत हो, इतना अहंकार क्यों है भैया? जवाबों का सवाल जो आपने सवाल पूछे हैं उसका जवाब तो ले लो, थोड़ा सा पेशेंस रखो। मेरा ये कहना है, जी ये कह रहे हैं कि हमने अपने गठबंधन का, एनडीए का सम्मान नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में जब चुनाव जीत करके आई थी तब वो कंफर्ट मेजोरिटी में थी, उसके बाद भी गठबंधन का सम्मान किया, सभी गठबंधन के लोगों को जोड़ करके उनको मंत्री पद, उनको साथ लेकर के चले। ये कह रहे गठबंधन का सम्मान नहीं किया। ये राज्यों की व्यवस्था अलग अलग हो सकती है, चुनाव लड़ने के लोग अलग अलग दलों में जा सकते हैं, अपनी व्यवस्था की बात कर सकते हैं, लेकिन आप कहते हैं सम्मान, आप अपने सम्मान की बात करेंगे। आशीष पटेल, अरे सुनो साहब, आपकी मायावती ने गाली दी कांग्रेस को और आप उसके साथ खड़े हुए, आपको कुछ पता ही नहीं है। हार्दिक पटेल कौन है? हार्दिक पटेल, जिज्ञेश निजवाणी सब आप ही के है ना, सुन हमारे नहीं है, वही बता रहा हूँ। अरे लालू यादव का डीएनए ठीक है क्या? अच्छा बताइए, लालू यादव का डीएनए ठीक है क्या? आपको पता कुछ नहीं है, दर्द हो गया मेरे कहते, मेरे बोलने से पहले आपको इतना भय क्यों है भाई? अरे इतना डर क्यों है? अरे आप बताइए, आपका कांग्रेस का संबंध, आप कांग्रेस के साथ हैं क्या? बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस के साथ नहीं है, कांग्रेस को गाली देती है और आप उसके साथ हैं। अभी उसने समर्थन दिया मध्य प्रदेश और राजस्थान में और कहा कि हम समर्थन वापस ले रहे। आपको कुछ पता नहीं, मोदी जी बोले तो क्यों बोले, ना बोले तो क्यों नहीं बोले? क्या है आप? मैंने कहा ना, आपको हम कुछ नहीं कर सकते, आपको कुछ नहीं कर सकते हम। सपा बसपा कांग्रेस के लोगों को जिसे देश को लूटा उसको खुश नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते। जो लोग लालू यादव के साथ है, जो लोग भ्रष्टाचार में डूबे हैं, वो जेल में जाएंगे। आपका प्लान ठीक नहीं है, आपने जीएसटी प्लान के लागू किया, लोग खुश नहीं है। मामा भी बोल रहे हैं, कतरोची भी, आपको बता रहा हूँ, नीरव सर, मैं नवीन जी मैं कहना चाहूंगा
पीड़ा होगी कि आपने राष्ट्रवाद के नाम पे, राष्ट्रवाद के नाम पे कश्मीर में आप मुझे सैकड़ों जवानों को शहीद करवा दिया, सैकड़ों जवान शहीद हो गए राष्ट्रवाद के नाम पे। ठीक है, अजीज खान बात पूरी हो गई, अजीज खान बात पूरी हो गई, कश्मीर मत जाइए। पल्लवी शर्मा चले गए, पल्लवी शर्मा सैकड़ों सर हमारे चले गए सर। पल्लवी शर्मा, पीएम ने आज कहा कि ये जो गठबंधन है 2019 में, इस गठबंधन का सीधे सीधे मुकाबला जनता से होगा। सर सेना पर एफआईआर कर रहे हैं, सेना पर एफआईआर कर रहे हैं आप। ये जो देश को, ठीक है नवीन जी, बात पूरी हो गई। नवीन जी अब बात पूरी हो गई, बहुत मौका दे दिया दोनों लोगों को। थोड़ा मॉनिटर कीजिए जी पल्लवी जी, आप बात शुरू कीजिए अपनी। अबू हुरैरा जी, देखिए मोदी जी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक मिनट बोलने दीजिए। देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी ये जो 90 मिनट का स्पीच दिया बैठकर, उसमें एक बहुत स्पष्ट बात कही। उन्होंने कहा जो लोग कहते हैं कि मोदी मैजिक खत्म हो गया है, वो कम से कम ये तो मानते हैं कि मोदी मैजिक था। उसी प्रकार प्रधानमंत्री को महागठबंधन का भय जो सता रहा है, इसीलिए वो बार बार महागठबंधन और राहुल गांधी जी के बारे में बार बार बात करते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि इनसे उनको बहुत भय और बहुत बड़ा खतरा है 2019 के चुनाव में, क्योंकि देश की जनता समझ चुकी है कि मोदी जी की जो फेल्ड पॉलिसी, कितने दल है, अरे बीच में कूद क्यों जाते हैं, रुक जाइए। कांग्रेस बता सकती है कि कौन है? अरे कूद क्यों जाते, रुक जाइए। देखिए पुरानी कहावत है नवीन जी, आप मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं, गठबंधन का नेता कौन आप है? मुझसे उम्र में बहुत, अरे कमाल करते हैं आप। अरे सुन लीजिए, आपके पास जवाब नहीं है। अबू हुरैरा जी प्लीज मॉनिटर कीजिए डिबेट को, ऐसे नहीं हो पाएगा। नवीन जी सुन लीजिए, नवीन जी सुन लीजिए। अब पल्लवी जी ने कह दिया कि भाई आप उम्र में बड़े, कम से कम इसका लिहाज रख लीजिए। नवीन जी सुन लीजिए। अभी मैं जब जी पल्लवी जी आप कंटिन्यू कीजिए। जी सुन लीजिए ना अबू भाई, देखिए अभी ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को ज्ञान दे रहे थे कि बीच में मत बोलिए, आप डर जाते हैं, तो अभी आप क्यों डर रहे हैं मुझसे? जवाब बता दे महागठबंधन का नेता। अरे सवाल पूछ लिया आपने, मैंने सुन लिया। बता दो महागठबंधन, मैंने सुन लिया जवाब। ठीक है नवीन जी सुन लिया, पल्लवी ने सुन लिया, सुन लीजिए। मैं मौका देता हूँ नवीन आपको। जवाब सुनिए, जवाब दे रही हूँ आप ही के सवाल का। बताइए, आप ही के सवाल का जवाब। ठीक है पल्लवी आप कंटिन्यू कीजिए, हिम्मत रखिए। अभी आप समाजवादी के प्रवक्ता को हिम्मत की दुहाई दे रहे थे, हिम्मत रखिए। देखिए जो दूसरों के घरों में झांकते हैं, उनके अपने घर अक्सर जल जाते हैं। वही बीजेपी का हाल है। इनका ध्यान सारा महागठबंधन में कौन है, उसका नेता कौन है, उस पे है। अपना महागठबंधन पूरा खाली हो गया। पीडीपी ने तोड़ दिया, पीडीपी ने साथ छोड़ दिया, शिवसेना नाराज है, उद्धव ठाकरे जी तो ये जवाब नहीं है आपके पास। कांग्रेस पार्टी हमारी पार्टी अपने की बात, अभी आप दूसरों के घर में मत झांकिए। साहब अगर हो तो मैं नवीन जी का जवाब दे दूं, बहुत आसान जबान में शायद पल्लवी जी। बस मुमताज जी मैं आता हूँ आपके पास। जी पहले अपना आशियाना बचाइए। कोई जवाब नहीं है आपके पास। जो भ्रष्टाचार में डूबे वही लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। देश की जनता और भ्रष्टाचारी एक तरफ है, ये चुनाव है इस बार। अच्छा ठीक है मुमताज आलम रिजवी साहब, ठीक है मुमताज आलम रिजवी साहब आप अपनी बात रखिए। जी ठीक है पल्लवी जी बहुत टाइम आपको दे दिया। अजीम इत्तेहाद कहां है? सुन लीजिए पल्लवी जी, अब सुन लीजिए। मुमताज साहब कुछ कह रहे हैं। जी साफ हो जाता है पल्लवी जी, जब तक वो कांग्रेस या टीएमसी या सपा या बसपा में है, वो भ्रष्टाचारी है। ठीक है पल्लवी शर्मा बात पूरी हो गई आपकी। वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। बीजेपी नवीन जी का मैं जवाब देता हूं जी कि अजीम इत्तेहाद कहां है। नवीन जी देखिए, आपने पूछा कि अजीम इत्तेहाद कहां है, मैं आपको बताता हूं। आपने लोकसभा में तलाक सलासा बिल, 3 तलाक वाला बिल आपने लोकसभा में पास करवा लिया, वहां आपकी अक्सरियत है, वहां आप बड़े हैं। राज्यसभा में वो बिल लाया जा रहा है, अभी पेश नहीं हुआ, शायद कल पेश होगा, लेकिन उससे पहले आपको इत्तेहाद नजर आया कि नहीं? अजीम इत्तेहाद अगर देखना है तो आप राज्यसभा में देखिए, आपको पता चल जाएगा अजीम इत्तेहाद है कि नहीं है। इसका जवाब तो आपके पास खुद ही है।
बाकी अरे तो भैया वो तो साथ मुस्लिम आएगा महिलाओं के खिलाफ है मुमताज भाई। नहीं मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ की बात नहीं, अरे किसी के खिलाफ हो नवीन जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अरे भाई किसी के खिलाफ हो, लेकिन अजीम इत्तेहाद आपको अगर देखना है तो पार्लियामेंट का फ्लोर देख लीजिए राज्यसभा का, वहां समझ में आ जाएगा कि अजीम इत्तेहाद है। आप अपने साथ ले आइए, आप 89 सीट है राज्यसभा और उनके साथ जजमेंट को ये किसके खिलाफ में इसकी बात ही नहीं कर रहा। अरे पल्लवी जी एक मिनट, नवीन जी अरे कुछ तो शर्म कीजिए। एक मिनट मैंने कहा ना आपको कुछ पता ही नहीं। मैंने कहा मैं कह रहा हूँ कांग्रेस की देखिए मैं मुस्लिम महिला और हिंदू महिला और आप भी सुनिए, मैं ऐसा है पीएम से ये सवाल किया गया था। मेरे को एक बात बताइए मुमताज भाई, 10 सेकंड में आपको नहीं मैं 10 सेकंड। अरे आप बता दीजिए कितनी सेक्शन है, मैं आपको बता रही हूँ 2.5 पेज का बिल है आपका। अरे कर्नाटका में आप बड़ा दल है और उसके बाद आप जेडीएस के पीछे, आप पे कौन विश्वास करेगा? आप पे कोई विश्वास नहीं कर सकता। कभी नहीं कहा। आप मत तय कीजिए कांग्रेस पार्टी ने क्या किया क्या नहीं। अभी आप सुरजेवाला ने कहा तो झूठ बोल रहे हैं। बात कीजिए, सुरजेवाला आपके मीडिया प्रभारी है और क्या नहीं, उन्होंने बोला आपको मालूम नहीं है, मैंने यही कहा ना, थोड़ा सा पढ़ के आइए, देखिए थोड़ा जानकारी लेके आइए, थोड़ा सा पूछ के आइए। ठीक है अब नवीन जी बार ये बात पल्लवी बात नहीं हो गई। पल्लवी जी बस कांग्रेस में नहीं होता। ठीक है जी, मुमताज जी अगर मुमताज जी सब जीते हुए अरे भाई कांग्रेस की तो ठीक है प्रोफेसर सतीश जी के पास हम जाना चाहेंगे, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। गुमराह करने के अलावा नवीन जी बात पूरी हो गई, नवीन जी बस खामोश हो जाए, बात पूरी हो गई। प्रोफेसर सतीश कुमार जी, जिस तरह से पीएम ने महागठबंधन पर निशाना साधा, इसे किस तरह से आप देखते हैं? भाई खुद का अपना खेमा एक तरह से महफूज नहीं है, पार्टियां आपसे टूट रही हैं, आपके जो अलायंस में लीडरान हैं वो एक तरह से नाराज हैं, और दूसरे अपोजिशन के गठबंधन पर आपकी नजर, इसे कैसे देखा जाए? जी अब अबू हरेरा साहब, ये 5 राज्यों में जो चुनाव हुए और चुनाव के बाद जो रिजल्ट आए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और प्रधानमंत्री के लिए एक ऐसा समीकरण था जिस पर मुआयना होना जरूरी था। और उन्होंने उस अंदाज में जो साक्षात्कार में जो बातें रखी, वो बातों में बहुत सफागोई है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन जो पार्टियां बनाई गई हैं और छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कुछ दलों ने मिलकर जिस तरीके से आपस में ये गठबंधन बनाया, वो बालू की भीत की तरह है। आपने देखा होगा कि मंत्री परिषद के गठन में ही वो चीजें टूट गई और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं और बीएसपी, दोनों ने ही ये साफ अपनी सफागोई में ये बातें कह दी कि 2019 के चुनाव में इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि बीएसपी और समाजवादी पार्टी इस महागठबंधन का हिस्सा बनेगी। तो ये बालू की भीत है। तो ये इस पर अगर प्रधानमंत्री ने निशाना साधा या बातें कही जिसमें कोई वैचारिक मैतक नहीं है, जिसमें साथ में चलने की कोई मंशा नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, राष्ट्र निर्माण अजीज खान साहब, डॉक्टर अजीज है, इतने जी डॉक्टर अजीज जल्दी से रिएक्शन दीजिए, फिर हम इंटरव्यू पे आगे भी हम चर्चा करेंगे। तो इस पर अगर उन्होंने टिप्पणी की है तो कोई गलत बात नहीं की है। ठीक है सतीश जी, मेरा तो कोई जवाब ही नहीं हुआ। आप टिप्पणी को आप बता रहे हैं कि साहब बड़ा बेबाक अंदाज में टिप्पणी किया है। हकीकत ये बेबाक नहीं है, ये हताशा का शिकार, जब इंसान हताशा का शिकार हो जाता है इस तरीके की बात करता है। आप अपना घर बचा नहीं पा रहे, दूसरों के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, ये बेहद दुखद है, ये बेहद दुखद है। माननीय मोदी जी यह तक नहीं बता पाए कि साहब चुनाव कहां से लड़ेंगे, और गठबंधन पे इतना महागठबंधन पे साहब चर्चा हो रहा है। आप तो देखिए समझदार व्यक्ति हैं। अजीत साहब एक सवाल का जवाब दीजिए। जी अजीत साहब एक छोटे सवाल का जवाब दीजिए। आप आदेश करिए। बहुजन समाज पार्टी ने कहा कि कांग्रेस से भ्रष्ट कोई नवीन भाई पूछिए, जब समर्थन देने का, जब वो मध्य प्रदेश और राजस्थान में दे रही थी, आप किसकी राय क्या है मुझे बताइए। मुझे बहुजन समाज पार्टी की मायावती जी ने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बहुजन समाज पार्टी जो कहती है कि जो कांग्रेस से बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं है। मैं दोबारा रखता हूं जी साहब, छोटा सा सवाल है। मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनावों के नतीजे आने के बाद 11 तारीख को कि भाई हाँ ये
कि कांग्रेस से बड़ा भ्रष्ट कोई दल नहीं है। आप किस पे क्या राय है? क्या मायावती जी के समर्थन करते हैं, साथ में या विरोध में? उन्होंने कभी ये नहीं कहा। नवीन जी, उद्धव सबसे ठाकरे बड़ी जी बात ने यह कहा, है कि आज चौकीदार मौके चोर पे है, ये तब देखिए आपके कान कि बंद हो केंद्र गए में थे। सरकार किसकी है, उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है। नवीन जी, उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है? अरे केंद्र की बात नहीं कर रहा, मैं आपके गठबंधन की बात कर रहा हूं। मैं तो उसका जवाब मांग रहा हूं साहब। जिस तरीके से नहीं दे सकते आप, प्रदेश में आप जवाब नहीं दे सकते क्योंकि सत्य कहा था ना। आप मायावती जी को छोड़ने का, गरीबों का पैसा विदेशों में चला गया। वो कांग्रेस के लोगों ने जो भ्रष्टाचार में पैसा पहुंचा दिया गरीबों का, उसके समर्थन उस पर नहीं बात कर रहे हैं। आज हालात ये है, उस पर चर्चा नहीं कर रहे अरे हैं। तो ये वापस लेके आ रहे हैं विदेशों में चला कांग्रेस गया, सपा उस बसपा पर चर्चा नहीं हो रहा है। मैं कह रहा हूं, चाहे वो मेहुल हो, विदेशों में चाहे चला गया, चाहे वो उस पर चौकसी चर्चा हो, नहीं कर रहे हैं। चाहे वो नीरव आप मोदी ऐसी हो, चर्चा चाहे कर वो रहे हैं। विजय माल्या हो, दुखद है। विदेशों में जाकर ठीक है, ठीक है, मैं इंटरव्यू के आगे बढ़ेंगे। ठीक है नवीन जी, अजीज खान जी, अब बात पूरी हो गई आप लोगों की। ठीक है नवीन जी सुन लीजिए, अजीज खान जी सुन लीजिए। मुमताज आलम साहब, आज के इंटरव्यू में मॉब लिंचिंग पर भी वजीर आजम नरेंद्र मोदी, हालांकि इससे पहले भी मॉब लिंचिंग पर बोलते रहे और बड़ी जिम्मेदारी से पीएम बोले हैं, और आज फिर उन्होंने कहा है कि भाई इस तरह के वाकयात बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। लेकिन मुमताज साहब, क्या वजह आपको देखती, बहुत मुख्तसर में जवाब दीजिएगा, टाइम भी हमारे पास कम है, कि मॉब लिंचिंग के वाकयात रुकते नहीं हैं, वजीर आजम के लगातार बयान आ रहे हैं, बल्कि अब तो हद हो गई है, अब पुलिस वाले भी महफूज नहीं है। नहीं, मैं वही बात कह रहा हूं कि देखिए 4.5 साल हो गए और शुरू से लेकर के अब तक ये सिलसिला रहा है, और वो ये कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ये रुकना चाहिए, किसी को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। भाई ये आप मशवरा क्यों दे रहे हैं? आप कार्रवाई करें, आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? आप वहां तो कार्रवाई कर रहे हैं कि जहां पे शक है वहां पे छापेमारी नहीं, कहाँ कार्रवाई, कितने लोगों को। मुमताज साहब देखिए नहीं, अरे मैं आपको केस गिनवाता हूं, वो मैं आपको केस गिनवाता हूं, सुनिए राजस्थान, देखिए कितने लोग, एक मिनट मैं आपको गिनवाता हूं, केस गिनवाता हूं। नवीन जी एक मिनट बात तो सुन लीजिए, बताता हूं आपको। नहीं बात तो सुन लीजिए, बात तो सुन लीजिए, नहीं बात सुन लीजिए। देखिए अभी आपने बुलंदशहर में देखा क्या हो गया, अभी आपने देखा कि गाजीपुर में क्या हो गया। ठीक है, ये जो सिलसिला है, देखिए जो एक टेरर का माहौल है, जो जिस तरीके से वीडियो वायरल, या फिर जो नहीं बिल्कुल जेल में नहीं डाल दें, लेकिन ये रुकना चाहिए। जो जिस तरीके से नहीं, आप बुलंदशहर में आपने क्या किया, बुलंदशहर में जिस आप गोल मोल करते, देखिए फर्क है। नहीं नवीन जी एक मिनट, देखिए आपको नुकसान हो रहा है। नवीन जी देखिए इससे आपको नुकसान हो रहा है, आप बात समझिए। नवीन जी आप देखिए, मैं लीडर नहीं हूं, मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं कह रहा हूं कि आपको नवीन जी से आपको नुकसान हो रहा है। देखिए पीएम ने एक चीज, देखिए नवीन जी बात सुन लीजिए, देखिए पीएम ने एक बात कही, पीएम ने, एक मिनट देखिए नवीन जी, पीएम ने एक बात कही कि 14 से पहले भी होता रहा है। मैं भी मानता हूं कि 14 से पहले हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, लेकिन 14 से पहले जो हुआ उसमें हुकूमत ने या पार्टी ने डिफेंड नहीं किया। आपके साथ मुश्किल ये है कि आप उसके साथ खड़े हो जाते हैं, जो कातिल है उसके साथ खड़े हो जाते हैं, आप उसके माला डालते हैं, आप नहीं आप हार पहनाते हैं, आप बुलंदशहर में उसका डिफेंड करते हैं। नहीं गलत, देखिए इससे आपको नुकसान हो। ठीक है पल्लवी शर्मा को भी हम लाते हैं। पल्लवी जी पहले हुआ, पीएम ने बिल्कुल सही बात कही है। पीएम की मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि 14 से पहले भी इस तरीके के वाकयात होते रहे। पल्लवी शर्मा को ले लेते हैं। पल्लवी, आज मॉब लिंचिंग पर कहा बैठे लोगों 2014 के बाद ही इस तरह के वाकयात नहीं होते, 2014 से पहले इस तरह की घटनाएं होती रही। लोग हाल जाता, आप कार्रवाई नहीं करते, बात ये है। ठीक है, बात पूरी हो गई जी। पल्लवी शर्मा, जो लिंचिंग करने वाले लोग हैं, मरकजी वजीर उनको हार पहनाते हैं, उनको माला पहनाते हैं। तो मुमताज जी बात पूरी हो गई। मुमताज जी पल्लवी शर्मा से भी मैं रिएक्शन लेता हूँ। नवीन जी आते हैं आपके पास। पल्लवी जी, पीएम ने कहा कि 2000 स्पष्ट बात है, प्रधानमंत्री से लिंचिंग पर सवाल। जी कंटिन्यू कीजिए। जी पूछे। पीएम ने यही कहा कि 2014 से पहले भी इस तरह की घटनाएं होती रही हैं। क्या कहना है? प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2014, जी सुन लीजिए ना, मैं जवाब दे रही हूं एक मिनट। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2014 से पहले भी ये घटनाएं होती आई हैं।
अरे आपसे सवाल ये पूछा गया था कि जो आए दिन लिंचिंग बढ़ रही है उस पे आप क्या, उन्होंने कहा हम कंडेम करते हैं। भाई अगर आप कंडेम करते हैं तो आप बता दीजिए जो लिंचिंग के एक्यूज होते हैं आपके नेता उनके साथ वरमाला क्यों खेल रहे होते हैं, उनका इतना अभिनंदन क्यों कर रहे होते हैं, उस पर प्रधानमंत्री जी ने क्यों नहीं पूछा? और इंटरव्यूअर ने जो महोदय थी उन्होंने उनसे सवाल क्यों नहीं पूछा कि भाई जब आपके ये कर रहे होते हैं? बिल्कुल। नवीन एक आखिरी कमेंट आपसे कि ये मॉब लिंचिंग के वाकयात या घटनाएं इतनी बढ़ती नहीं, अगर इस पर सख्ती की जाती, इस पर सख्त कदम उठाया जाता, सच्चे दिल से कार्रवाई की जाती तो इस तरह की घटनाएं बढ़ती नहीं। आपको भाई इसके अंदर बड़ी सख्ती की गई है, मैं सच्चे दिल से कार्रवाई की गई है। 70% से ज्यादा केसेस के अंदर लोग जेलों में हैं। पीएम किसी के यहाँ चले जाते, तंत्र को किसी के यहाँ चले जाते, लोगों के अंदर विपक्ष लोग कर रहे हैं, ये गलत है। सत्ता से आप चले जाएंगे इसी प्रकार का काम करेंगे क्या? कल को हम सत्ता में नहीं थे, हमने 60 साल में कब मॉब लिंचिंग कराई, कब लोगों को भीड़ तंत्र को गुस्साया? लगातार हर जगह कांग्रेस के नेताओं दूसरे नेताओं शरेआम खड़े होकर के जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं। लोगों को अंदर भीड़ तंत्र में उनका पेशेंस खत्म करके नहीं तो नवीन जी जब कार्रवाई हुई तो उसके बाद फिर घटनाएं क्यों नहीं लगा था? ये घटनाएं क्यों नहीं रुक रही? इन घटनाओं पर लगाम क्यों नहीं लग रहा है? मैं कह रहा हूं विपक्ष के नेता मॉब लिंचिंग का नाम देके जाति धर्म और उसके अंदर जाते ढूंढ रहे हैं, ये गलत है। नहीं लेकिन इस तरह की कार्रवाई पर अगर सख्ती होगी तो मेरे हिसाब से कार्रवाई, अगर इस तरह की घटनाओं पर सख्त कदम उठाए जाएंगे नवीन जी तो इस तरह की घटनाएं रुक सकती हैं। अब वक्त मेरे पास नहीं बचा है, लेकिन इतना तो जरूर है कि आज के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू ने नए साल पर यह यूं कहा जाए कि 2019 चुनाव को लेकर एक लाइन और एक लकीर जरूर खींच दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2019 का मैदान कौन मारता है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तमाम बातों पर एक तरह से खुलकर अपनी बात जरूर रखी है और एक लाइन 2019 चुनाव के लिए जरूर खींच दी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा पल्लवी शर्मा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मुमताज आलम रिजवी साहब, प्रोफेसर सतीश कुमार जी और अजीज खान साहब, सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। तो प्राइम डिबेट में आज फिलहाल इतना ही। आदाब।